एक के बाद एक चीज हुकूमत के गले पड़ रही है और वजह सिर्फ इमरान खान। जेल में बैठा हुआ आदमी इनके ऊपर इतना हावी हो गया कि बैनुल अक़वामी सतह पे या पाकिस्तान के अंदर इनके तमाम फैसले कैदी नंबर 804 के इर्द गिर्द घूम रहे हैं। अब जब तक ये कैदी नंबर 804 को अपने दिमाग से नहीं निकालेंगे तब तक ये कोई दिमाग के साथ फैसला कर नहीं पाएंगे, तब तक कोई ऐसा फैसला नहीं कर पाएंगे जिसमें दानिशमंदी हो। सुहेल आफरीदी ने बताया कि वादिया तीरा से लोग क्यों निकल रहे हैं, क्या वो नवाज शरीफ के पोते की शादी में जा रहे हैं? मैं भी कल ये पूछ रहा था कि क्या कोई लोग पिकनिक पे निकल रहे हैं, क्या वजह क्या है, कौन अपने घर छोड़ के जाता है? तो उन्होंने फिर सारी वजह बताई और ये बताया कि ये लोग क्यों निकले और किसने इनको निकाला। सुहेल आफरीदी ने कहा कि कोर कमांडर पेशावर और आईजीएफसी इन्होंने लोगों को वादिया तीरा छोड़ने पर मजबूर किया और ये तारीख की एक बहुत बड़ी नकल मकानी तीरा के इलाके से हो रही है। और इस मकसद के लिए कि लोगों को उनके इलाके से निकाला जाए, इन्होंने 24 रुकनी एक कमेटी बनाई थी और इसकी सरबराही यही लोग कर रहे थे। अपनी सरबराही में इन्होंने कमेटी बनाई हुई थी और कमेटी को भी डराया धमकाया गया और फिर अवाम को मजबूर किया गया कि वो अपने इलाके छोड़कर वहां से बाहर निकल जाए। इससे पहले आपको याद होगा चंद दिन पहले तलाल चौधरी जो वजीर मुमलिकत है उसने भी ये कहा था कि हम तो सुहेल आफरीदी के ताबुन से ऑपरेशन कर रहे हैं। तो ये सारे लोग कहते रहे कि हम ऑपरेशन कर रहे हैं और अब ये भाग रहे हैं कि जनाब ऐसी बात नहीं है, हम कोई इनकला नहीं कर रहे और हम कोई ऑपरेशन नहीं करवा रहे। सुहेल आफरीदी ने मजीद भी कोई चीजें बताई। देखिए, ऑपरेशन के जरिए से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को टारगेट करना, ये बात तो बहुत पुरानी है, शामदाना गुलजार बता चुकी है। बल्कि आज मैं देख रहा था इकबाल आफरीदी है, शामदाना गुलजार है, अब्दुल गनी आफरीदी हैं, शहरयार आफरीदी हैं, ये लोग दोबारा वादिया तीरा के मुतासरीन के बीच में गए, उनके साथ बातचीत कर रहे हैं, उनसे मुलाकात कर रहे हैं और उनके दुखों का मुदावा करने की कोशिश कर रहे हैं। तो हुकूमत ने सोचा था कि हम जनाब काया पलट देंगे और ये बहुत बदनाम हो जाएंगे खैबर पख्तूनख्वा में, उल्टा उन्हें फायदा हो गया। पीटीआई लोग बेवकूफ नहीं है ना, जिसके हाथ में मोबाइल है उसको सारी कहानी का पता है, वो हमें भी सुनता है, वो डीजीआई एसपीआर को भी सुनता है और लोगों को इतना शऊर है कि वो सच और झूठ का खोज खुद ही लगा लेते हैं, सुनने के बाद उन्हें पता चल जाता है। अब जनाब सुहेल आफरीदी ने बताया कि ये 3 मंसूबों पर काम कर रहे हैं और मेरे खिलाफ 3 मंसूबे बनाए गए। सबसे पहले उन्होंने कहा डीजीआई एसपीआर ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और उसमें एक मुंतखब वजीर आला की वीडियो वो चलाता है तो उसे शर्म आनी चाहिए। एक तो डीजीआई एसपीआर को शर्म दिलाई, दूसरा उन्होंने कहा जी इन्होंने 3 ऑप्शंस के ऊपर काम किया। नंबर 1, ये किसी तरह खैबर पख्तूनख्वा में गवर्नर राज लगा दे, अगर उसमें कामयाब ना हो तो मुझे ना अहल करके यहां पे रजीम तब्दील करवा दे। देखिए, पहले गवर्नर राज की बहुत बात हुई, गवर्नर के इंटरव्यू भी होते रहे, इधर उधर भाग दौड़ भी होती रही, बड़ी कोशिशें होती रही, लेकिन पता चला कि गवर्नर राज लगा तो टिकेगा ही नहीं, आईन में भी गुंजाइश नहीं है और दूसरा उसके लिए जिस तरह की आईनी तब्दीली करनी है वो कोई और पार्टी मान भी नहीं रही थी कि कल को हमारी हुकूमतें भी गिरेंगी। लिहाजा 3 ऑप्शन, पहले गवर्नर राज था, उसमें कामयाब नहीं हुए तो अब ना अहल कर दे और रजीम तब्दील कर दे। सुहेल आफरीदी को, अब यहां से मैं आपको एक खबर भी दे देता हूं, आगे सुहेल आफरीदी का बाकी बयान मैं आपको बाद में बताता हूं। सुहेल आफरीदी को नाअहल करने के लिए इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान में गेम पड़ चुकी है और बहुत मुमकिन है कि आने वाले दिनों में सुहेल आफरीदी को नाअहल कर दिया जाए। इसके लिए बाकायदा प्लानिंग की गई है और प्लानिंग करके इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को दे भी दी गई है और पूरी मनसूबाबंदी है कि किस तरीके से सुहेल आफरीदी को नाअहल करना है। ये पाकिस्तान की तारीख का एक नया वाकया हो जाएगा कि एक वजीर आला को नाअहल कर दिया गया और उसकी हुकूमत को गिरा दिया गया और वो भी इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के जरिए से। तो चले ये भी करके देख लिया, एस्टेब्लिशमेंट ने इतने तजुर्बे किए मुल्क का बेड़ा गर्क करने में, एक और बेड़ा गर्क करके देख ले एस्टेब्लिशमेंट पाकिस्तान का। इस घूंट को भी पी लेगी कौम, लेकिन ये सारा जहर कौम वापस इनको पिलाएगी। ये वक्त आएगा इनको ये हाथों से लगाई हुई गिरे इनको दांतों से खोलनी पड़ेगी, इनकी ऐसी की तैसी फेर देगी पाकिस्तानी कौम। मैं जानता हूं पाकिस्तानी कौम को ताखीर जरूर हो सकती है, देर जरूर हो सकती है, लेकिन वो इनकी गुलामी के ऊपर कभी भी सर नीचे नहीं रखेंगे। और जो मैं बार बार कहता हूं ना तंजन के अपने बच्चों को अच्छा गुलाम बनाए, मुझे पता है ये तीर कहां पे जाके लगता है। ये जो नाअहल करने का मामला है इसके ऊपर काम चल रहा है और इसमें कामयाबी का इम्कान भी जनाब उन्होंने कहा जी बहुत ज्यादा है जी, हम करवा लेंगे नाअहल, प्लानिंग तो कर ली गई है। अब इस वक्त जो है वो खैबर पख्तूनख्वा भाई पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के 3-4 लोग वो पर तोड़ रहे हैं कि वो वजीर आला बन जाए। उनमें से कुछ तो इस वक्त वजीर आला के बहुत करीब भी है बंदा, अली बिन गंडापुर को उम्मीद है कि दोबारा फिर उन्हें वजीर आला बनने का मौका मिल जाए। 1-2 लोग तो अपनी सीवियां लेके भी फिरते हैं और इस्लामाबाद में अपनी सीवी के साथ पाए भी गए हैं। यानी उन्होंने बड़ेगर को पैगाम भी भेजा है कि जनाब सुहेल आफरीदी बहुत सख्त आदमी है, अगर बाद में कुछ हो तो हम अगर थोड़ा सा सख्त बोलेंगे, थोड़ी सख्त बातें करेंगे, आपको वो बातें नागवार गुजरेंगी, बर्दाश्त करें, हो सकता है कि हम वजीर आला बन जाए। तो इस तरह के लोग भी फिरते हैं मार्केट में। बहरहाल अभी तो फिलहाल सुहेल आफरीदी वजीर आला है और यूथ उसके साथ खड़ी हुई है। अच्छा, अगर नाअहल करने में भी कामयाब नहीं होते तो सुहेल आफरीदी ने यह इंकशाफ किया कि फिर सुहेल आफरीदी को मार दिया जाएगा। यानी अगर ये गवर्नर राज नहीं लगा पाए, वो तो नहीं लगा पाए,
सुहेल अफरीदी को नायल करवाने की कोशिश कर रहे हैं, अगर ना कर पाए तो फिर सुहेल अफरीदी को मार दिया जाएगा। ये सुहेल अफरीदी ने खुद अपने मुंह से कहा है। और वो ये नहीं कह रहा कि मुझे तालिबान मार देंगे, वो ये भी नहीं कह रहा कि मुझे अफगानिस्तान से आगे कोई दहशतगर्द मार देंगे। वो ये बता रहा है कि जो लोग उसको हुकूमत से ओहदे से हटाना चाहते हैं, जो उसके वजीर आला बनने के खिलाफ थे और उसके वजीर आला बनने से पहले DGISPR पेशावर पहुंच के एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर देते हैं, वो लोग यानी DGISPR और पाकिस्तान के आर्मी चीफ फील्ड मार्शल आसिम मुनीर, ये लोग हटाना चाहते हैं सुहेल अफरीदी को। तो फिर सुहेल अफरीदी ने कहा कि मुझे फिर इसके बाद मार दिया जाएगा। तो ये इशारा भी इसी तरफ है, ये अगर कामयाब ना हुए तो मार देंगे। सुहेल अफरीदी ने एक और बात बताई, ये बड़ी अलार्मिंग है और बहुत बुरी बात है, बिलो द बेल्ट। वो ये कहते हैं पहले हमें आगाह किया जाता था कि इतने बजे जनाजा है, इस जगह पे जनाजा है, तो कहते मैं अपना काम छोड़ के चला जाता था। मैं फौज के जनाजों में गया, मैं IGFC की जानिब से जब वहां से आया तो FC के जो हमारे एहलकार शहीद हुए उनके जनाजों में गया। उसके बाद हमें जनाजों का बताना ही बंद कर दिया उन्होंने, यानी हमें ये इतला देना ही बंद कर दी कि कितने बजे और कहां जनाजा है। तो ये एक कितनी बड़ी जाती है। वो ये कहते हैं ये इसलिए किया जा रहा है कि मैं अपने काम छोड़कर जनाजों में गया ताकि एक अच्छा पैगाम जाए कि हम पाकिस्तानी इकट्ठे हैं दहशतगर्दी के खिलाफ। लेकिन वो कहते हैं जी मुझे किसी जनाजे के लिए बाद में कोई इंफॉर्मेशन नहीं आई और ना मुझे बुलाया गया। ये हमारा इमेज बना रहे हैं कि हम इदारों के खिलाफ हैं, हालांकि हम इदारों के खिलाफ नहीं है, ये सुहेल अफरीदी साहब ने कहा। तो नाज़रीन ये सुहेल अफरीदी की बातचीत थी। और हाँ, मैं आपको ये बताऊं कि मालाकंड इमरान खान साहब का बड़ा मजबूत गढ़ है। मालाकंड अगर खैबर पख्तूनख्वा में मैं इमरान खान साहब की सबसे ज्यादा मकबूल जगह तलाश करूं ना, तो उनमें मालाकंड एक ऐसी जगह है जहां पे इमरान खान का मजबूत गढ़ है। यहां से जुनैद अकबर भी है, यहां से मुराद सईद भी है, और यहां पे नौजवानों की बहुत बड़ी तादाद इमरान खान की फॉलोअर है। सबसे बड़े बड़े इज्तिमा यहां पे होते हैं, खास तौर पे जो अपर दीर लोअर दीर के इलाके, फिर आप मालाकंड में चले जाएं, स्वात में चले जाएं, इस पूरे रीजन में, पूरे रीजन के अंदर जो है वो बहुत तगड़ी है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ। तो यह बहुत बड़ा मुजाहरा हुआ, बहुत बड़ी तादाद में लोग इकट्ठे थे। सुहेल अफरीदी अमूमन पश्तो में बातचीत भी करते हैं अपने लोगों से, लेकिन यहां पे उन्होंने उर्दू में बातचीत इसलिए की क्योंकि जो DGISPR ने किया और जो वजारत इत्तलात ने किया उसका जवाब देना जरूरी था। अब इसमें जो फाइनल चीज हुई वो क्या हुई? हुआ ये है कि ये सारी बदनामी खाते पड़ गई वफाकी हुकूमत के और मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट के फौजी क़यादत के, कि जनाब आपने ऑपरेशन के नाम पे लोगों को दरबदर कर दिया। अब नंगे पांव बच्चे हैं, रुल गए, बर्बाद हो गए, वो बेचारे अपने घरों से बेघर हो गए। जब उनके मनाजिर आ रहे हैं, इससे पहले नहीं आते थे ना, इससे पहले पाकिस्तान का मीडिया, सोशल मीडिया नहीं दिखाता था क्योंकि पाकिस्तानी ऑपरेशन के साथ खड़े होते थे। अब पाकिस्तानी ऑपरेशन से बेजार हो गए, उन्हें पता चल गया ये ऑपरेशन नहीं है, कारोबार है, वो ये समझते हैं, लिहाजा वो ऑपरेशन के खिलाफ हो गए। तो वो मनाजिर बाहर आ रहे हैं जिससे इनकी बहुत बदनामी और सुबकी पूरी दुनिया में हो रही है। आज अपना इम्तिहान पास किया। तहरीक इंसाफ के जो अरकान असम्बली हैं बड़ी तादाद में हाई कोर्ट्स के बाहर गए, वहां पे उन्होंने एहतजाज किया इमरान खान साहब की रिहाई के लिए। और मामला यह है कि हाई कोर्ट्स में इमरान खान साहब के केसेस लगाए नहीं जा रहे। जब इमरान खान साहब को सजाएं सुनानी थी तो आधी आधी रात तक अदालतें लगाई गई, जेल के अंदर जो है वो जजों को पहुंचाया गया। पूरा सिस्टम इसी काम पे लगा हुआ था कि जल्द अज जल्द सजा सुनाई जाए, ताकि जितनी इमरान खान को सजा सुनाएंगे उतनी लोगों में मायूसी होगी और लोग वोट नहीं डालेंगे। लेकिन फिर लोगों ने मुस्तरद किया उस सारे जुल्म को और बर्बरियत को, और लोगों ने बाकायदा निकल कर वोट डाले और 8 फरवरी को सारा नक्शा बदल दिया। अब उसके बाद से ये निजाम इमरान खान साहब को अंदर रखने के लिए तमाम हरबे इस्तेमाल कर रहा है। पाकिस्तान का आइन भी तब्दील कर दिया, वहां पे आईनी अदालतें भी बना दी, पाकिस्तान की पार्लियामान पे कब्जा कर लिया गया, सारे के सारे स्ट्रक्चर को और निजाम को तब्दील कर दिया गया, बैनुल अक़वामी सतह पे कंप्रोमाइजेस किए गए, पाकिस्तान के अंदर मादनियात तक अपनी जो है वो गिरवी रखने का फैसला कर लिया गया। ये सारा कुछ सिर्फ इमरान खान को जेल में रखने के लिए किया जा रहा है। तो क्या इतने आराम से इमरान खान साहब को छोड़ दिया जाएगा? इमरान खान साहब के जल्द और आराम से छूट जाने का एक ही तरीका है कि इमरान खान साहब वो कंप्रोमाइज कर लें जो उन्हें करने के लिए पाकिस्तान के अंदर एस्टेब्लिशमेंट मजबूर कर रही है। अगर वो ये कंप्रोमाइज नहीं करते तो फिर उन्हें एक अवामी तहरीक चाहिए होगी, एक ताकतवर अवामी तहरीक, जिसके नतीजे में बैनुल अक़वामी दबाव बढ़े और इमरान खान साहब बाहर आ जाएं। लेकिन अच्छी बात यह है कि लोगों ने यह साबित किया कि वो फसाइयत के सामने झुक नहीं रहे। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो ओहदेदारान हैं या जो अरकान असम्बली हैं वो हाई कोर्ट्स के बाहर पहुंचे, स्पेशली इस्लामाबाद हाई कोर्ट और लाहौर हाई कोर्ट में आलिया हमजा साहिबा और बाकी लोग, तो केसेस लग नहीं रहे। आज केस लगना चाहिए था। इमरान खान साहब का जो वादा किया था इस्लामाबाद हाई कोर्ट के कायम मकाम चीफ जस्टिस, जिन्हें लाहौर से स्पेशली लाया गया था डोगर साहब को, इसी मकसद के लिए कि एक ऐसा जज इस्लामाबाद हाई कोर्ट में पहुंचाया जाए जो इमरान खान साहब के लिए किसी किस्म का भी जो है वो रिलीफ ना दे। और यानी एक्चुअली तो इमरान खान साहब को टैकल करना था, तो जज पहुंचाया गया और एक जूनियर जज को लाहौर से इस्लामाबाद पहुंचा के सीनियर बनाया गया
और फिर उन्हें कायम मकाम चीफ जस्टिस बना दिया गया। अब वो कायम मकाम चीफ जस्टिस केस लगने ही नहीं दे रहे। वादा किया हुआ था, इस हफ्ते का फिर नहीं लगा और अब एक नया वादा कर लिया उन्होंने। और उन्होंने क्या किया, उनके दफ्तर ने एक वादा किया है इस एहतजाज के नतीजे में। इमरान खान साहब की बहनों ने और बाकी लोगों ने क्या कहा वो बाद में बताता हूं, लेकिन जो एक बड़ा इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट है ये साकिब बशीर साहब का है। साकिब बशीर साहब कोर्ट्स को कवर करते हैं, बड़े सीनियर जर्नलिस्ट हैं और उन्होंने एक जुमले के अंदर ना ये सारी कहानी बता दी कि एक्चुअली होने क्या जा रहा है। लिहाजा इमरान खान साहब ऐसे बाहर तो नहीं आते। अलीमा खान साहिबा से जब ये पूछा गया कि क्या इमरान खान साहब ईद से पहले बाहर आ जाएंगे, क्योंकि बहुत सारे लोग ये दावा कर रहे थे ना, बार बार ये दावा हो रहा था कि ईद से पहले इमरान खान साहब बाहर आ जाएंगे। तो वो जो दावा था कि ईद से पहले इमरान खान साहब बाहर आ जाएंगे, इमरान खान की बहन के सामने रखा गया। अब रियल सिचुएशन तो उनके पास है, वुकला से भी पूछती हैं, पार्टी से भी पूछती हैं, इमरान खान साहब से भी वो लोग मिलते हैं। दूसरी बहनें आज 2 जाकर मिलकर भी आई हैं जिन्हें इजाजत मिली है। यानी इमरान खान की बहन अलीमा खान को तो आज भी शायद नहीं मिलने दिया गया, बल्कि 2 बाकी बहनों को मिलने दिया गया, वो जाकर मिलकर आई हैं। वो इमरान खान साहब ने क्या कहा वो मैं आपको नेक्स्ट वीलॉग में सारी तफसीलात आपके सामने रख दूंगा। इकट्ठी सारी हम कर लेते हैं कि क्या क्या इमरान खान साहब ने कहा। लेकिन अलीमा खान साहब ने कहा कि कौन कह रहा है जी कि इमरान खान ईद से पहले बाहर आ रहे, उन्हें बताया गया जी बैरिस्टर गौहर ने कहा। तो उन्होंने कहा पता नहीं बैरिस्टर गौहर कहां से ये खबर ले आते हैं या लाते हैं, कोई रिहाई इमरान खान साहब की नहीं हो रही। केस लगेगा तो रिहाई होगी ना, केस ही नहीं लग रहे तो रिहाई कैसे होगी। वैसे तो इमरान खान साहब जो है वो आधे घंटे का काम है, अदालत अगर केस को सुने और इंसाफ करे तो आधे घंटे में इमरान खान साहब की रिहाई हो जाती है। ये इमरान खान साहब की पार्टी के तमाम लोग, उनके वुकला, उनकी बहन, ये सब लोग ये कहते हैं कि ये बहुत आसान है। अच्छा जनाब, अब साकिब बशीर साहब के बकौल अगर नैब थोड़ा सा टाइम मांग लेना, ऐसे ही कह दे जनाब हमें एक पेशी और दे दें आप, या हमें एक मौका दे दें, हम तैयारी करके आ जाते हैं, तो बस इतना ही काफी है। और फिर इमरान खान साहब की ईद भी अंदर गुजर सकती है और उसके बाद वाला टाइम भी अंदर गुजर सकता है। नाज़रीन, इमरान खान साहब जो हैं वो हफ्तों का या दिनों का नहीं सोच रहे। उनकी मुझे ऐसा लगता है कि मनसूबाबंदी लंबी है। ये तासुर हर थोड़े अरसे के बाद फैलाया जाता है जानबूझकर। मैं पहले दिन से एक ही बात कर रहा हूं कि अदालतों के ऊपर से जिस वक्त दबाव खत्म हो गया इमरान खान साहब बाहर आ जाएंगे। जिस वक्त अदालतों में इंसाफ मिल गया उस दिन इमरान खान साहब बाहर आ जाएंगे। इंसाफ अदालतों में तब तक नहीं मिल सकता जब तक कि अदालतों के ऊपर कंट्रोल है मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट का, और मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट इस कंट्रोल को छोड़ने पे तैयार नहीं है। तो इमरान खान साहब एक बड़ी तहरीक की तैयारी कर रहे हैं कि पूरे मुल्क में बैक वक्त एक बड़ी तहरीक खड़ी की जाए। अब ये क्या वो ये कर सकते हैं कि एक बड़ी तहरीक पूरे मुल्क में इमरान खान साहब खड़ी कर दे? देखिए, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ या पाकिस्तानी जो है वो इस तहरीक के लिए तैयार है। तो ये बात तो ठीक है कि महंगाई के हाथों पिसे हुए लोग हैं, परेशान है बहुत ज्यादा। फिर जैसे उनका मैंडेट चोरी किया गया, जिस तरीके से मुस्तरद शुदा शक्लें लाकर मुसल्लत की गई, तो लोग नाराज तो हैं। पाकिस्तान के हर सूबे के अंदर एहतजाज होता रहता है। खैबर पख्तूनख्वा में, पंजाब में बहुत एहतजाज होता है। सिंध के अंदर आप देख रहे हैं गुज़िश्ता चंद दिनों से। बलूचिस्तान में पूरी एक तब्दीली की वेव आई हुई है। आजाद कश्मीर वैसे ही इनसे कंट्रोल नहीं हो रहा। अगर आप ये सारी चीजें इकट्ठी करें तो आपको समझ आ जानी चाहिए। गिलगित बल्तिस्तान आप चले जाएं, बेशक वहां के हालात आप देख लें कि इस वक्त पूरे मुल्क में लावा पकड़ा है। इस वक्त पूरे मुल्क के अंदर जो है वो एक सियासी बारूद तैयार है जिसको एक चिंगारी लगने की जरूरत है। लेकिन इससे पहले पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो हिकमत अमली बनाती थी ना, वो ये बनाती थी कि चलो इस्लामाबाद की तरफ, तो वो अपनी एक मंजिल बना लेते थे। तो इस्लामाबाद को कंटेनर लगा के बंद कर दिया जाता था। सिंध की पुलिस की ड्यूटी लगती थी 2 से 3 मेन शाहराहों पे, तो वो चंद 100 पुलिस वाले मिलकर लोगों को रोक पाते थे। 2-2.5 हजार पुलिस वाले हो तो काम हो जाता है। उसके बाद जनाब पंजाब में जो पुलिस थी उनकी ड्यूटी लग जाती थी जीटी रोड पे, मुल्तान रोड पे और मोटरवे पे, और वो भी रोक लेते थे पंजाब से आने वाले जुलूसों को। इसी तरह से जो खैबर पख्तूनख्वा से लोग आते थे उन्हें मोटरवे पे और सी पैक पे रोक लिया जाता था। जो कश्मीर से आना चाह रहे होते थे उन्हें भी एक जगह पे रोक लिया जाता था। तो इस वजह से इस्लामाबाद पहुंचने का जो एक पूरा अमल था वो तातुल का शिकार होता था। लोगों की बहुत बड़ी तादाद नहीं पहुंच सकती थी, लोग वहां आ नहीं सकते थे। हुकूमत के पास जो वसाइल है वो कम होने के बावजूद वो उनको मौसर तरीके से इस्तेमाल कर देते थे। लेकिन अब सवाल यह पैदा होता है कि अगर पूरे मुल्क में यह एहतजाज शुरू हो जाए तो हुकूमत कैसे कंट्रोल करेगी? इस पे जुनैद अकबर साहब से सहाफी बात कर रहे थे। जुनैद अकबर साहब पाकिस्तान वापस आ गए हैं, एहतजाज के अंदर शामिल भी हुए। तो जुनैद अकबर साहब ने अब दावा किया कि गुज़िश्ता गलतियों को नहीं दोहराया जाएगा। पहले हम सारे इस्लामाबाद की तरफ बढ़ जाते थे, अब सिर्फ इस्लामाबाद पर इन्हिसार नहीं करेंगे। हम मारगला के पहाड़ों में टेंट विलेज बना सकते हैं कि पहाड़ों के ऊपर विलेज बना के और टेंट वगैरह लगा के हम वहां बैठ जाएं
और लोग वहां पे बैठ जाएं और फिर एहतजाज करते रहे। जबकि उन्होंने ये भी कहा कि खैबर पख्तूनख्वा, रावलपिंडी और इस्लामाबाद के अवाम दारुल हुकूमत को बंद कर देंगे, इस्लामाबाद को, और पूरे मुल्क में एहतजाज होगा और पूरा मुल्क बंद कर दिया जाएगा। यानी जो बलूचिस्तान के अवाम है वो बलूचिस्तान को बंद करेंगे, वहां दारुल हुकूमत में और सराउंडिंग में वो एहतजाज वहां पे करेंगे। और वहां तो लोग इंतजार कर रहे हैं जो महारंग बलोच के साथ और खवातीन के साथ किया गया, जो सरदार अख्तर मेंगल के साथ हुआ, तो उसके बाद अगर बलूचिस्तान में एक बड़ी तहरीक शुरू होती है तो प्रॉब्लम शुरू हो जाएगा। सिंध के अंदर जो हालात है वो आपके सामने है, बताने की जरूरत नहीं है। इंटीरियर सिंध हो, कराची हो, हैदराबाद हो, हर तरफ अवाम रोजाना की बुनियादों पर अपनी मदद आपके तहत भी निकलती है और क़यादत के साथ भी निकलती है। और पंजाब में आलिया हमजा ने एक नई एहतजाज के अंदर रूह फूंकी हुई है, वो भी भाग दौड़ बहुत कर रही हैं। तो अगर ये सब इनकी अपने तरीकेकार के मुताबिक हुआ और कुछ बड़े बड़े क्रैकडाउन्स ना हुए पाकिस्तान में, बड़े क्रैकडाउन से मतलब ये है कि आप मिलिट्री अवाम के घरों पे चढ़ा दें और लग जाए इसी काम पे, तो फिर तो सूरत हाल कुछ और हो सकती है। अब लोग हथियार तो उठा नहीं सकते लेकिन एहतजाज कर सकते हैं। इमरान खान साहब का नया हिकमत अमली है और इस नई हिकमत अमली के तहत वो पूरा मुल्क बंद करना चाहते हैं। क्या वो कर सकते हैं या इतनी कैपेसिटी इस वक्त पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में या अवाम में है? देखिए, लोग तंग तो बहुत है, परेशान तो बहुत है। अब लोग रद्द-ए-अमल किस लेवल का देते हैं इसका अंदाजा आपको उस वक्त होगा जिस वक्त ये एहतजाज की कॉल दी जाएगी।